नमस्कार दोस्तों और वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने 2026 में कई सवाल खड़े कर दिए। एक एक्टर, एक शूटिंग लोकेशन, एक अचानक मौत और उसके बाद शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये एक दुखद एक्सीडेंट था? क्या कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल शुरू में मिस हो गई थी? और आखिर क्यों परिवार ने ऑफिशियल वर्जन पर सवाल उठाए? आज हम राहुल अरुंधे बनर्जी डेथ इन्वेस्टिगेशन के हर उस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो अब तक पब्लिक डोमेन में सामने आया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस केस की जांच चल रही है। इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बताएंगे। हम सिर्फ अवेलेबल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन अपडेट और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बात करेंगे। अगर आपको ट्रू क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और रियल लाइफ केसेस पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जो इस पूरे मामले को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। राहुल अरुंधे बनर्जी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक एक्टर थे। इंडस्ट्री में काम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और कई लोग उन्हें उनके काम के लिए जानते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में वो एक शूटिंग शेड्यूल के सिलसिले में उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर के पास एक कोस्टल एरिया में मौजूद थे। शूटिंग का माहौल आमतौर पर बिजी होता है। सुबह से तैयारियां चलती है, कैमरा सेटअप होता है, क्रू मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और हर सीन को केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाता है। 29 मार्च 2026 का दिन आम शूटिंग डे की तरह शुरू हुआ बताया गया। क्रू मेंबर्स अपने काम में लगे हुए थे। लोकेशन समुंदर के करीब थी और कुछ सीन्स पानी के आसपास फिल्माए जा रहे थे। दिन के आगे बढ़ने के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शेड्यूल को हमेशा के लिए बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल पानी में गया और कुछ ही समय बाद इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में ड्राइंग को मौत का कारण बताया गया। रेस्क्यू एफर्ट्स की बात भी सामने आई। लोकल अथॉरिटीज़ और मौजूद लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी जान नहीं बच सकी। आमतौर पर जब किसी पब्लिक पर्सनैलिटी की अचानक मौत होती है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन इस केस में कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों के अंदर परिवार ने कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ बातें क्लियर नहीं हैं और पूरी घटना को और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ वो पैसेज जहाँ एक सिंपल एक्सीडेंट रिपोर्ट से केस बढ़कर इन्वेस्टिगेशन और मिस्ट्री के जोन में पहुँच गया। मीडिया ने भी केस को कवर करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग थ्योरीज डिस्कस करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट लगता है। कुछ ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को और गहरा होना चाहिए। अब सोचिए, अगर किसी परिवार का मेंबर एक नॉर्मल वर्किंग डे पर शूट के लिए जाए और फिर कभी वापस घर ना लौट सके तो नेचुरली परिवार हर डिटेल जानना चाहेगा। कौन मौजूद था, एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या था, रेस्क्यू में कितना टाइम लगा, क्या सेफ्टी मेजर्स एडुकेट थे? ये सब सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। इसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग पहलू सामने आने लगे। स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए गए, लोकेशन से जुड़ी जानकारी एग्जामाइन किया गया, क्रू मेंबर्स से पूछताछ की गई, घटना के समय का एनवायरनमेंट समझने की कोशिश की गई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम होता है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हर एक एंगल को वेरीफाई किया जाए। केस को और ज़्यादा अटेंशन तब मिला जब परिवार की तरफ से अधिक गहराई जांच की मांग उठने लगी। उनका मानना था कि कुछ पॉइंट्स को और थ्रोगली एग्जामाइन करना जरूरी है। इसी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट भी बढ़ने लगी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, जब किसी ड्राइंग केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो एजेंसीज किन चीज़ों को देखती है? आमतौर पर इन्वेस्टिगेटर्स
टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। किस वक्त व्यक्ति लोकेशन पर था, किस वक्त पानी में गया, किस वक्त इमरजेंसी नोटिस हुई, किस वक्त रेस्क्यू अटेम्प्ट हुआ, किस वक्त मेडिकल हेल्प पहुंची। ये पूरी चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन होता है। कई बार एक छोटी सी टाइमिंग डिटेल भी पूरी तस्वीर को क्लियर कर सकती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स मिनट बाय मिनट रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि केस को बाद में सीआईडी के हवाले किया गया। जब किसी मैटर में पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा हो, नेशनल सिक्योरिटी की डिमांड हो, तो हायर लेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा सकता है। सीआईडी का रोल होता है कि एविडेंस को दोबारा इवैल्यूएट करना, स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना और ये देखना कि कोई डिटेल्स नज़रअंदाज तो नहीं हुई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू होना किसी थ्योरी को प्रूव नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि केस को और डिटेल में एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हायर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सेम कंक्लूजन पर पहुंचती है और कई बार नए फैक्ट्स भी सामने आते हैं। इसलिए फाइनल रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, लोगों के बीच कई डिस्कशन होने लगे। कुछ लोगों ने लोकेशन सेफ्टी पर सवाल उठाए, कुछ ने शूटिंग प्रोटोकॉल्स पर बात की, कुछ ने रेस्क्यू प्रिपरेशंस को डिस्कस किया। ये सारी डिस्कशंस पब्लिक लेवल पर चलती रही, लेकिन ऑफिशियली इन्वेस्टिगेटर्स का फोकस एविडेंस पर था। एक और चीज़ जो इस केस को इमोशनल बनाती है वो है एक्टर की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं होता। लॉन्ग आवर्स, ट्रैवल शेड्यूल्स, आउटडोर शूट्स और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। कई बार एक्टर्स को डिफ़िकल्ट लोकेशन पर भी काम करना पड़ता है। अगर हम लॉन्गर पिक्चर देखें तो फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में आउटडोर शूट के दौरान सेफ्टी की बहुत बड़ा इशू होता है। वाटर बॉडीज़ के पास शूटिंग करना, माउंटेन एरियाज़ में काम करना या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सीन फिल्माना रिस्की क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। राहुल के केस ने भी लोगों का ध्यान इस बात का तरफ खींच लिया कि कई सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, चाहे फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट कुछ भी हो। इस इंसिडेंट ने एक विंडर डिस्कशन जरूर शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एविडेंस इवैल्यूएट करेंगी, विटनेस स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाएगा, मेडिकल फाइंडिंग्स को एग्जामाइन किया जाएगा। अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उन्हें भी देखा जा सकता है। हर एंगल को सिस्टमेटिकली वेरीफाई किया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि फाइनल रिपोर्ट एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दे, और ये भी मुमकिन है कि कुछ सवाल पब्लिक डिबेट का हिस्सा बने रहें। ट्रू क्राइम हिस्ट्री में ऐसे कई केस रहे हैं जहां ऑफिशियल फाइंडिंग्स आने के बाद भी लोग डिस्कशन करते रहे। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर के रूप में हमें एक बात याद में रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूमर्स और वेरीफाइड फैक्ट में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया पर हर क्लेम सच नहीं होता। कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को फैक्ट समझ लिया जाता है। इसलिए जब भी ऐसे केस को देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और क्रेडिबल रिपोर्टिंग को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम एविडेंस के बेसिस पर सच तक पहुंचना होता है और उन्हें अपना काम पूरा करने का समय दिया जाना चाहिए।
आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक शूटिंग डे पर हुई दुखद घटना ने पूरे केस को नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। हमने देखा कि शुरुआती रिपोर्ट क्या कहते हैं, परिवार ने किन बातों पर सवाल उठाए और सीआईडी इन्वेस्टिगेशन का रोल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनल कंक्लूजन के लिए आधिकारिक फाइंडिंग का इंतजार करना होगा। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन से नए आंसर मिल सकते हैं, या आपको लगता है कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जिससे लेकर लोग और क्लियरिटी चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे डिटेल क्राइम इन्वेस्टिगेशन वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। हम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, इन्फॉर्मेट रहिए और सच और अफवाहों की बीच का फ़र्क समझते रहिए। धन्यवाद। केस 44।